एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राजस्थान चैप्टर की तरफ से, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 16 फरवरी 2025 को विजयनगर के अंदर एक ब्लैकमेल कांड की न्यूज़ चलाई गई और वो पूरा ब्लैकमेल कांड अखबारों में छाया, बहुत दिन तक उस पर चल रहा। उसके ऊपर हमारी तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट टीम जो है वो विजयनगर भेजी गई थी। उसके अंदर हमारी नेशनल टीम के 2 लोग दिल्ली से आए थे, उनमें प्रकृति थी, हुज़ैफा थे और राजस्थान चैप्टर के सेक्रेटरी मुजम्मिल रिजवी थे। ये 3 लोग फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए विजयनगर पहुंचे और वहां जाके हमने इस हकीकत को पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करी। इसके अंदर 2 एफआईआर दर्ज की गई और वो एफआईआर जब दर्ज की गई उससे पहले वहां के कुछ लोगों ने नामजद एक लेटर कमिश्नर को और एसपी को दिया और उन्होंने कहा कि साहब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो फैक्ट फाइंडिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि आपने नोटिस तो दिए डेमोलिशन के कि साहब आपने अवैध निर्माण किया हुआ है, लेकिन आपने सिर्फ उन्हीं लोगों को नोटिस दिए जिन लोगों के लिए उस भीड़ ने आपको एक लेटर दिया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आपका कोई अवैध निर्माण हटाने का प्रोग्राम नहीं था, आपका कोई अभियान नहीं था। आपने पब्लिक के प्रेशर में आके उन लोगों को नोटिस दिए जिनके ऊपर ब्लैकमेल कांड का आरोप लगाया गया। और वो ब्लैकमेल कांड डीजी साहब ने खुद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और डीजी साहब ने कहा कि ये कोई लव जिहाद नहीं है, ये एक उम्र के बच्चे हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं, साथ आपस में एक दूसरे को जानते हैं, सबके पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं। और वो लोग कॉफ़ी पीने एक कॉफ़ी सेंटर पे चले गए, वहाँ जाके उन लोगों ने कॉफ़ी पी। क्योंकि रिपोर्ट में ये बात साफ साफ है कि जब एक बच्ची के फादर ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो उन्होंने खुद ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि मैं मेरी बेटी के कमरे में गया तो मैंने देखा कि वो किसी से टेलीफोन पे बात कर रही है। वहाँ पर कोई लड़का नहीं था, वहाँ पर उन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी जिससे ऊपर ये लव जिहाद की बात सामने आती या ऐसी कोई बात आती कि साहब कोई इसमें हिंदू मुस्लिम का इशू है। आपस में एक उम्र के बच्चे हैं, वो टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। और यहीं से स्टोरी शुरू हुई कि फिर उस लड़की ने कहा कि साहब मेरी एक सहेली और है, उसको इस लड़के का एक दोस्त परेशान करता है, फिर उनकी एक सहेली और है, उनको उस लड़के का कोई तीसरा दोस्त परेशान करता है। तो ये आपस में एक क्लासमेट, एक एज ग्रुप के बच्चे हैं जो आपस में बात करते हैं। क्या हम आपस में बात नहीं करते? हम एक मोहल्ले में रहते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक जगह कोचिंग जाते हैं, सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तो इस बात को लेकर इतना बढ़ाया गया क्योंकि इस बढ़ाने की वजह अब हमारे समझ में आने लगी कि नफरत की बुनियाद पे अब पावर में आना लोगों ने सीख लिया है। तो हर चीज़ को उसी एंगल से डिफाइन किया जाता है कि साहब ये तो लव जिहाद है, अब तो एक्सट्रीम हो गया कि जिहाद शरबत भी हो गया। तो कहीं भी ले जाइए इसको आप। तो इसमें 16 फरवरी को एक रिपोर्ट दर्ज हुई, उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ और किन लोगों को आपने मकान की नोटिस दे दी कि जिस आदमी को आप नोटिस दे रहे हैं उसके नाम का कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। अब एफपीसीआर की सर क्या भागीदारी रही इस पूरे मामले को लेकर? हम इसको मामले के लेके हमने इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग करी। हम इसको लेके विजयनगर पहुंची एफपीसीआर की टीम और वहां पर हमने इसके बारे में पूरा मालूम किया। फिर हमने उन सब लोगों की तरफ से जिन लोगों के मकान तोड़ने के नोटिस दिए गए थे उन 5 लोगों की तरफ से हमने हाईकोर्ट में रिट फाइल करी और उसके अंदर हमने स्टे ऑर्डर पास लिया। क्या लगता है कि आप ये राजनीति का मामला भी लग रहा है कि आप राजनीति का शिकार जरूरत? ये पूरी राजनीति है, ये पूरी राजनीति का मामला है क्योंकि आप कुछ दिनों के अंदर जो है म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और उसको गर्माहट देने के लिए, ये सारा काम करने के लिए इन्होंने ये पूरा काम किया है। तो 5 लोगों की तरफ से हमने हाईकोर्ट के अंदर रिट फाइल करी। अपनी बात यहीं खत्म नहीं होगी। आप और देखिए, आज हमें आप लोगों के पास में आने की जरूरत इसलिए पड़ी कि उन्होंने इसके आगे भी चला कि साहब ये बच्चे नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं, कि साहब फलां मस्जिद में जाते हैं, उस मस्जिद को नोटिस दे दिए जबकि उस मस्जिद से कोई पत्थर नहीं फेंका गया। आज तक तो आप ये कहते हैं कि साहब मस्जिद से पथराव हुआ, मस्जिद से ये हुआ, उस मस्जिद से कोई पत्थर नहीं फेंका गया। फिर फर्दर मालूम किया उन्होंने कि साहब ये इनके और दूसरी कहाँ पर जाते हैं ये लोग, मालूम चला इनके बाप दादा, इनके परदादा इस फलां कब्रिस्तान में दर्ज है। उस कब्रिस्तान को नोटिस दे दिया और जिस कब्रिस्तान को नोटिस दिया उस कब्रिस्तान में तकरीबन 60 लाख रुपए से ऊपर का काम सरकार ने कराया। 3 मंत्रियों के पत्थर उस कब्रिस्तान के ऊपर लगे हुए हैं। तो ये क्या शो करता है? ये सब चीज़ें ये शो करती हैं कि सब जो प्रॉपर्टी सरकार ने बनाई है, जिस पर सरकार का पैसा लगा हुआ है, मंत्री के कर कमलों से उसका उद्घाटन किया हुआ है, तो उसको भी आप नोटिस दे रहे हैं। तो क्या सरकार ने खुद ने ही गलत कंस्ट्रक्शन कर दिया क्या? तो ये सारी चीज़ें आज मीडिया के सामने हम ये मांग के आते हैं कि मीडिया इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मीडिया वो संस्थान बन गया है जिसके सामने सर्वोच्च न्यायालय के 4 उच्च न्यायाधीशों को आपके सामने आके अपनी परेशानी का रखनी पड़ी है। तो कोई किसी की नहीं सुन रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि मीडिया कम से कम सही चीज़ दिखाएगा और कल को जब हालात और ख़राब होते हैं तो मीडिया के लोगों का, मेरा ये मानना है कि मीडिया के लोगों के दिल में ये बेचैनी पैदा होनी चाहिए कि साहब हमने सही बात नहीं दिखाई इसलिए हम भी जिम्मेदार।
देश की तीन स्तंभ थे देश के, जो देश को चलाते हैं। उनमें कार्यपालिका थी, एक न्याय। कोई तो इस देश को सही करने की कोशिश करेगा, कहीं से तो कोई पहल होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को आप दिखाएंगे। हमने इसके ऊपर एक पूरी फैक्ट फाइंडिंग बनाई है और इसमें हमने पूरी डिटेल दी है कि किस तरह क्या क्या हुआ है, किन लोगों को नोटिस दिए हैं, जिनके मकान नहीं है उनको नोटिस दिए। ये रिपोर्ट कहीं दिया आपने सरकार में आपकी? आज हम इसको पहली बार रिलीज कर रहे हैं और अब हम इसको सब जगह पहुंचाएंगे, सरकार के सामने भी रखेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है उनको भी दिखाएंगे कि इसके। आप देखिए इसमें हमने क्या लिखा। तो मामला कोर्ट में है। हाँ, मामला कोर्ट में है। मामला कोर्ट में है तो वो तो चीज़ चल रहा है। हमने तो फैक्ट फाइंडिंग करी। तो इनमें से हमने क्या गलत लिखा है, या कौन सी बात हमारी ऐसी है जो गलत है, जिसको अब हमें कोई इसका रिवर्ट करके बताता है साहब आपने ये बात गलत लिखी। हम वहाँ पहुंचे हैं, हमने चीज़ों को चेक किया है। आपने जिन बच्चों को नोटिस दे दिया उनके मकान ही नहीं है, उनके दादा का मकान है, परदादा का मकान है, चाचा का मकान है। अब उनको कैसे नोटिस देंगे? और इन्हीं बात के ऊपर हाईकोर्ट ने स्टे किया। तो इसी तरह एक हमने आज हमारा दूसरा इशू था कि वक्फ के ऊपर भी हम कहना चाहते हैं कि वक्फ के लिए भी जो कानून लाया गया है। आप देखिए कि हमने अपनी 33 साल की वकालत में ये पहला कानून देखा जो किसी एक्ट को कमजोर करने के लिए लाया जा रहा है। आज से पहले जो भी अमेंडमेंट होते हैं वो उस एक्ट को और मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। या पब्लिक की तरफ से ये डिमांड आती है कि साहब हमें इसमें ये परेशानी हो रही है, इसको इस तरह सही किया जाए। यहाँ लोग अपोज कर रहे हैं, आप कानून को कमजोर कर रहे हैं। तो इस तरह मतलब अगर आप पावर में हैं, सरकारें पावर में आ जाएं और अपनी मन मर्जी करें और जनता के उद्देश्यों के लिए या जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करें, तो फिर तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये मीडिया को और हम सबको तय करना चाहिए कि कौन लोग इसके जिम्मेदार होंगे। हम वक्फ कानून का भी सख्त अल्फाज में विरोध करते हैं और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी हमें हिदायत देगा हम उसको अक्षरशः पालन करेंगे, और जैसे भी हमें आगे से निर्देश मिलेंगे हम उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं।